सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रेवल स्टडी पॉइंट पर। लास्ट क्लास में हमने लाइसोसोम, राइबोसोम और वैक्यूल के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो खोज थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। और इन्होंने जो खोज की थी वो ब्राउन उल्लू में खोज की थी, भूरे उल्लू में। और इसकी जो खोज की थी वो थी तंत्रिका कोशिका। ठीक है। अब इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है? एक हो गया इडियोसोम, डिक्टियोसोम, गोल्जी सम्मिश्र, ठीक है। इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। साथ में इसको मिडिल मैन ऑफ सेल, ये इसके कुछ नाम हो गए और ये इसकी खोज के बारे में हो गया। खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा ब्राउन ओल की तंत्रिका कोशिका में। इडियोसोम, डिक्टियोसोम, गोल्जी सम्मिश्र, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, मिडिल मैन ऑफ सेल, इनको इसके ये दूसरे नाम है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो इसकी संरचना को लेकर है। फर्स्ट क्लास में हमने वैसे तो पढ़ लिया था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि एकल झिल्ली युक्त अंग होता है। ठीक है। प्रोकैरियोट में झिल्ली युक्त अंग एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये इसकी 3 बेसिक जानकारी और है। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में इसके मेनली 3 घटक होते हैं: सिस्टर्नी, नलिकाएं एवं पुटिकाएं। ठीक है। सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसिकल्स। ठीक है। इसकी जो संरचना है, केंद्रक के पास चपटी थैलीनुमा होती है, जो कि एक के बाद एक समानांतर रूप से होते हैं। ये केंद्रक हो गया। इसके आसपास ये चपटी थैलीनुमा होती है और एक के बाद एक समानांतर रूप में होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। ये ट्यूबुल्स हो गई। इसके जो एंड पार्ट होते हैं वो पुटिकाओं के रूप में होते हैं। ठीक है ना। और सिस्टर्नी इन द एंड अलग अलग होती हैं। स्रावी जो पुटिकाएं होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। इसके हम बाहर से देखते हैं तो इसके 2 फेस पाए जाते हैं, एक ट्रांसफेस और एक सिस फेस। ये समानांतर होते हैं एक दूसरे के, जिसमें एक तो होता है ट्रांसफेस, जिसको मैच्योर फेस या मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। ठीक है। और एक होता है सिस फेस। ठीक है। ये जो सिस फेस है वो केंद्र की तरफ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, जबकि ट्रांसफेस जो है सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है।
ठीक है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन या फिर हम कल जो लाइसोसोम के बारे में पढ़ रहे थे कि एंजाइम जो स्रावित करता है सिस फेस अंदर ले लेता है और पुटिकाओं के निर्माण के रूप में यह ट्रांसफेस से बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी पदार्थ स्रावित होता है वो सिस फेस से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर करता है और मैच्योरिंग फेस या फिर ट्रांसफेस से बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, पुटिकाओं के रूप में। इस प्रकार लाइसोसोम का निर्माण भी होता है, कल हमने यह पढ़ा था। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके हम कार्य देख लेते हैं। मेन जो काम होता है, मेन कार्य जो है इसका पैकेजिंग का होता है। ठीक है, सेल में जो भी पदार्थ स्रावित होते हैं वो सिस फेस से एंटर करते हैं और ट्रांसफेस से पुटिकाओं के रूप में बाहर निकल जाते हैं, अर्थात उनकी तरफ एक कवरिंग आ जाती है। पैकेजिंग का कार्य करता है। साथ ही यह लाइसोसोम के निर्माण में, लाइसोसोम का निर्माण, ठीक है, विभिन्न पदार्थों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। ये इसके कार्य है। ठीक है, मेन जो कार्य है पैकेजिंग का है, दूसरा लाइसोसोम का निर्माण, और जो विभिन्न पदार्थ जैसे पुटिकाओं के रूप में ये निकालता है उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गन है वो है तारककाय। सेंट्रोसोम। थियोडोर बोवरी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है ना। यह दो सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। दो सेंट्रियोल होते हैं और सेंट्रियोल के आसपास जीव द्रव तो नहीं, एक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है ना, उसको सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। इनसे मिलकर यह सेंट्रोसोम बना होता है। जैसे ये सेल हो गई, ये केंद्रक हो गया, ये सेंट्रियोल हो गए, और सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं और इनके आसपास द्रव जो पाया जाता है वो हो गया सेंट्रोप्लाज्म। ये दोनों हो गए सेंट्रियोल और ये हो गया सेंट्रोप्लाज्म। दोनों मिलकर जो बनाएंगे वो है सेंट्रोसोम। ठीक है, इसकी जब हम संरचना देखें डिटेल में अभी, पहले तो हम ये देखते हैं कि पाया किस किस में पाया जाता है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था यह ओनली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। जब हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच अंतर देख रहे थे तो सेंट्रोसोम का भी जिक्र हुआ था कि सेंट्रोसोम ओनली एनिमल सेल्स में पाया जाता है। साथ ही यह लोअर प्लांट्स में भी पाया जाता है, लोअर प्लांट्स फॉर एल्गी में अपवाद के रूप में। ठीक है ना, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है और झिल्ली रहित अंगक होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, वैसे तो झिल्ली रहित अंगक प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, लेकिन यह ओनली लोअर प्लांट फॉर एग्जांपल एल्गी में ही पाया जाता है। एनिमल सेल्स में है मेनली रूप से प्रेजेंट होता है, जो कि सेल डिवीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जब हम इसकी संरचना देखते हैं तारककाय की,
सेंट्रोसोम की संरचना, तो इसकी जो संरचना है बैलगाड़ी के पहिए की तरह होती है। बैलगाड़ी का जो पहिया होता है, बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है, अर्थात ये गोलाकार इस टाइप में। बैलगाड़ी का आप जब पहिया देखेंगे तो उसमें कुछ अरीय तंतु पाए जाते हैं जो कि इसको सहारा प्रदान करते हैं, परिधि को। ये अभी हम डिटेल में देखते हैं। परिधि की तरफ जो है नोत्रिक होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, जो कि माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं। एक और परिधि की तरफ 9 माइक्रोट्यूबुल्स प्रोटीन की बनी होती हैं। माइक्रोट्यूबुल्स त्रिक के रूप में पाई जाती हैं, ए बी और सी, ए बी सी, ए बी सी, जो कि अरीय तंतु के द्वारा ये जो माइक्रोट्यूबुल्स है वो जुड़ी हुई होती है सेंटर हब से। ठीक है। सॉरी, ये जो माइक्रोट्यूबुल है रेडियल, ये होते हैं रेडियल फिलामेंट। या स्पोक बोल दें, अरीय तंतु या अरीयतान। जैसे कि बैलगाड़ी में परिधि के जो है उसको कुछ ताड़ियाँ मिलाती हैं बीज के अंदर से, उसी प्रकार जो परिधि की ये माइक्रोट्यूबुल्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स। और एक जो इकाई है वो है माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है ना। ए बी सी 3 प्रकार की पाई जाती हैं जो कि अरीय तंतु के द्वारा सेंट्रल हब से जुड़ी होती हैं, सेंट्रल हब से। ठीक है। साथ ही ए और सी जो माइक्रोट्यूबुल है कुछ तंतुओं से भी जुड़ी हुई होती हैं। इनको बोलते हैं सेकेंडरी फिलामेंट। ठीक है। द्वितीयक तंतु यह प्राइमरी होता है, रेडियल फिलामेंट जो है प्राथमिक तंतु होता है। जबकि जो दो माइक्रोट्यूबुल्स आपस में जुड़ी होती हैं, ये जैसे ए है, ये ए है, ये सी है, ये ए है। ए और सी जो माइक्रोट्यूबुल्स को जो तंतु मिलाता है उसको सेकेंडरी फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है ना। ए और सी माइक्रोट्यूबुल्स को सेकेंडरी फिलामेंट जोड़ता है, जबकि जो सेंट्रल हब है उसको रेडियल फिलामेंट माइक्रोट्यूबुल्स ए से जोड़ता है। ठीक है ना। इनके बीच कुछ एक बॉडीज़ पाई जाती हैं, एक यहाँ पाई जाती है। ठीक है। इनको बोलते हैं वाई बॉडीज़ और इसको बोलते हैं एक्स बॉडीज़, जो कि फिलामेंट और ए से अटैच करती हुई होती हैं, एक्स बॉडीज़। ठीक है ना। एक्स बॉडी और वाई बॉडी भी आपस में तंतु के द्वारा मिली हुई होती हैं इस प्रकार। ठीक है। ये इसकी संरचना हो गई किसकी, तारक काय की।
ट्रिपलेट्स के रूप में माइक्रोट्यूबुल्स पाई जाती हैं, जो टोटल 3 प्रकार की, अर्थात जो त्रिक हो गए वो तो 9 हो गए, ट्रिपलेट्स 9 हो गए, और जो माइक्रोट्यूबुल्स टोटल हो गई 9 गुणा 3 27 हो गई। ठीक है ना, इसके बारे में अभी हम पढ़ लेंगे। जो रेडियल फिलामेंट है, माइक्रोट्यूबुल ए को सेंट्रल हब के द्वारा जोड़ता है, जबकि जो 2 माइक्रोट्यूबुल्स है ए और सी, इनको सेकेंडरी फिलामेंट आपस में जोड़ता है। ठीक है ना, ये सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें देखते हैं कि माइक्रोट्यूबुल्स कितनी हो गई टोटल। रेडियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट कितने कितने हो गए। ठीक है, जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं, माइक्रोट्यूबुल्स की संरचना अभी संरचना में देखे थे, 9 तो ट्रिपलेट्स होते हैं और एक ट्रिपलेट्स में 3 माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं, तो टोटल जो माइक्रोट्यूबुल्स हो गई वो हो गई 27। ठीक है ना, रेडियल फिलामेंट जो हमने देखा था कि जो सेंट्रल हब से माइक्रोट्यूबुल्स ए को जोड़ रहे थे, तो 9 तो ट्रिपलेट थी, अर्थात एक को जोड़ रहा है सेंट्रल हब से, तो टोटल 9 माइक्रो रेडियल फिलामेंट हो गए। जबकि जो एक्सियल या सेकेंडरी जो फिलामेंट है वो हो गए टोटल 9, क्योंकि ए और सी को एक जोड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये कुछ एक नंबर्स थे। माइक्रोट्यूबुल्स के 27, रेडियल फिलामेंट 9, एक्सियल या सेकेंडरी फिलामेंट है जो वो भी 9 हो गए। साथ ही इनको अपन देख लेते हैं, ट्रिपलेट्स की जो संख्या है वो भी 9 होती है। त्रिक जिनको बोलते हैं, परिधीय त्रिक, उनकी संख्या भी 9 होती है। ये कुछ नंबर्स हैं सेंट्रोसोम के। अब हम इसके कार्य देख लेते हैं। कार्य में जो मेन कार्य है, सेल डिवीजन के दौरान तर्कतंतुओं का निर्माण होता है। स्पिंडल फाइबर, जब सेंट्रोसोम ध्रुव पर चले जाते हैं तो तर्कतंतुओं के द्वारा उनकी गति करवाई जाती है, क्रोमोसोम की गति, क्रोमोसोम की गति। ये हम सेल डिवीज़न में डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है। फिलहाल इतना जान ले कि क्रोमोसोम की गति स्पिंडल फाइबर के द्वारा सेल डिवीज़न के दौरान सेंट्रोसोम के कारण होता है। साथ ही ह्यूमन जो स्पर्म है, मेल स्पर्म है, उसका जो टेल पार्ट है और प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल पार्ट एंड टेल पार्ट, ये भी सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। जैसे स्पर्म की मैं यहाँ थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये इसका हेड पार्ट हो गया, ये प्रोक्सिमल पार्ट होता है, और साथ ही इसको आगे चलकर ये टेल पार्ट होता है, इस तरह से। तो ये प्रोक्सिमल पार्ट और टेल पार्ट सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। और लेकिन कल हमने पढ़ा था कि एक्रोसोम जो है किसके द्वारा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। ठीक है ना, एक्रोसोम नेक्स्ट जो सेल ऑर्गन है वो है साइटोस्केलेटन। कोशिका कंकाल, कोशिका में कुछ एक प्रोटीन की बनी हुई ट्यूबुल्स और फिलामेंट्स की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि पूरी कोशिका में बिखरी हुई होती हैं। जैसे ये कोई कोशिका है, इसमें ट्यूबुल्स की बनी हुई
और फिलामेंट्स की बनी हुई ऐसी कुछ एक संरचनाएं बिखरी हुई होती हैं पूरी ऐसे, ठीक है ना। इनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये कार्य क्या करती हैं? इनका कार्य है, कोशिका पर जब भारी दबाव पड़ता है तो कोशिका को पिचकने से बचाती है, अर्थात भारी दबाव से सुरक्षा करती है। भारी दबाव से सुरक्षा, ठीक है। साथ ही यह कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायता करती है। कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है। थर्ड जो इसका कार्य है, केंद्रक हो गया, जैसे इसके विभिन्न सेल ऑर्गन है, इनको अपनी निश्चित स्थान पर बनाए रखने में सहायता करती है। विभिन्न सेल ऑर्गन्स को अपने निश्चित स्थान पर बनाए रखने में सहायता करती है। निश्चित स्थान पर बनाए रखता है, ठीक है। ये साइटोस्केलेटन हो गया। आज हमने जो पढ़े थे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद हमने जो पढ़ा था साइटोस्केलेटन हो गया, और मिड में जो हमने अभी पढ़ा था सेंट्रोसोम। आई होप सभी को क्लियर होगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसके केंद्रक के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, और इसके साथ ही हमारा जो सेल चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।